नमस्कार दोस्तों। तो एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आया हूँ जिसमें इज़राइल और अरब देश का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और अभी हाल ही के दिनों में इज़राइल और जो हमास का जो एक सो कॉल्ड त्रासवादी संगठन है, पैलेस्टाइन जो उसको कहा जाता है, पैलेस्टाइन में वो संगठन है और दो इज़राइल के बीच में और वो ये इज़राइल और ये पैलेस्टाइन के बीच में ये संघर्ष की कहानी क्यों है वो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इज़राइल है क्या। तो इज़राइल जो है वो भूमध्य समुद्र के किनारे पर ऐसे तलवार के आकार में आया हुआ एक देश है और वो एक ज्यूइश देश है, यानी कि यहूदी देश है। वहाँ की आबादी करीब 92 लाख के आसपास है और उसके वेस्ट छोरे पर एक गाजा पट्टी है, मतलब वहाँ पर जो है वहाँ के पैलेस्टीनियन मूल के लोग रहते हैं और उसके आसपास में करीब करीब 40 से ज़्यादा मुस्लिम देश है। जी हाँ, ये मुस्लिम अरब देश के बीच में एक अकेला ही इज़राइल है जिसकी आबादी करीब 92 लाख के आसपास होगी, किंतु ये जो 92 लाख जो है वो आसपास के कुल मिला के करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर ये ये जो है हावी पड़ते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि इज़राइल की जो स्थापना है वो ही उसी के हिसाब से हुई थी। तो अब थोड़ा इज़राइल की स्थापना के बारे में बताते हैं। तो इज़राइल जो है पहले एक वो एरिया पैलेस्टाइन कहलाता था और वो जो एरिया था ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य से 1970 में जीत लिया था। जी हाँ, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब जो टर्की है, जो आज का टर्की है, उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य और उसने ब्रिटेन के साथ युद्ध करने की चुनौती दे दी। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो ब्रिटेन के सामने हार गया। तो ब्रिटेन ने जो वो पूरा भूमध्य समुद्र का जो इलाका था ऑटोमन साम्राज्य का, उसका अपने खित्ते में डाल दिया कि भाई अब ये हमारा है। अब उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे जो ज्यूस लोग थे वो धीरे धीरे ये पैलेस्टाइन जो नया एरिया जो हुआ था वो वहाँ पर आने लगे। और वो क्यों आने लगे, वहाँ पे जो यरूशलेम करके जो जगह है वो यहूदी के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 10 कमांडमेंट जो है यहूदी के जो 10 आज्ञा पत्र, वहीं पर उसको एक मान्यता मिली गई है। अब दूसरी बात करें तो मोहम्मद पैगंबर यानी कि मुसलमानों में ये जो जेरूसलम है वो भी बहुत ऐसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ से जो है पैगंबर साहब जो है वो उसके अंतर्धान हुए थे, मतलब ऐसा कहते हैं कि उसके पैगंबर के पास गए, अल्लाह के पास गए सो कॉल्ड। तो वो लोग ऐसा समझते हैं। और क्रिश्चियन लोग भी ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्रिश्चियन लोगों के लिए कि वो ऐसा समझते हैं कि यीशु का जो जन्मस्थल है वो यरूशलेम है। तो कुल मिला के बात है कि ये जो तीनों धर्मों के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारा, किंतु फिलहाल प्रैक्टिकली बात करें तो वो यहूदी जो राष्ट्र जो है इजराइल, उसके हाथ में अभी है। अब दूसरी बात करते हैं कि इजराइल जो है वो 1949 में 48 में वो स्वतंत्र हुआ। यानी स्वतंत्र कैसे हुआ कि जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इजराइल ये जो यहूदी लोग थे उस पर यूरोप में बहुत ही शोषण हो रहा था। यानी हिटलर ने तो 60 लाख यहूदियों को जिंदा गाड़ दिया था और मार दिया था। तो इसी के अंतर्गत वो लोगों ने ठान ली, जो जो उस समय में जो यहूदी थे उसके नेता थे बेन गुरियन। तो उसने ठान ली चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक एंड क्रूक, हमें हमारा एक यहूदी राष्ट्र चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर डालना शुरू किया और कहा कि हमें कोई भी भूमि का टुकड़ा टुकड़ा दे दीजिए। तब सामने से ब्रिटेन ने कहा कि आपकी जो आबादी है धीरे धीरे वेस्ट बैंक यानी कि ये जो पैलेस्टाइन एरिया है उसमें बढ़ रही है, तो हम आपको वो दे देंगे। अब उसके के अंतर्गत बेन गुरियन जो है उसने 1948 में सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि भाई आज से इजराइल एक नया देश है। अब देखो, ये अरब देश जो थे ना वो लोग एकदम सनसनी हो गए कि भाई हमारा जो मुस्लिमों का देश था, मुस्लिमों की जमीन थी, वहां पर यहूदी कैसे आ गए, अब उसको भगाओ। तो इसी के अंतर्गत दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। उसी दिन पैलेस्टाइन में यहूदी और ये जो पैलेस्टाइनी जो लोग थे उसके बीच में ऐसे
झड़प होना शुरू हो गई। और यही एक कारण था कि आसपास के सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल पर एक साथ आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बावजूद भी हुआ क्या कि इजराइल की जो खूबी है वो ये है कि उसकी जो जासूसी संस्था है उस समय में सिम्बेट थी, वो सबसे खतरनाक थी। और उसके अलावा जो यूरोप के यहूदी थे और अमेरिका के यहूदी थे, वो लोग ये अपने नए जो इजराइल देश बना उसको तन धन से मदद करते थे। तो कुल मिला के बात यह है कि उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उसके पास जो रिसोर्सेज वगैरह सब थे वो भी तगड़ा आते रहते थे, और वो दूसरे का रिसोर्सेज भी ऐसे खींच कर अपने लिए यूज करते थे। तो ऐसे वो तिकड़म करके 1948 में इजराइल का नया गठन हुआ। और उसी के बाद करीब 1954 में इस जो मिस्र आज का जो इजिप्ट है उसने इस पर बहुत बड़ी गलती कर दी इजराइल पर। उसने क्या किया कि इजराइल का जो ट्रेड था जो सुएज कैनाल के थ्रू आता था वो ये बंद कर दिया। तो अब इजराइल का जो व्यापार था यूरोप के साथ वो तो बंद हो गया, वो तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। फिर उसने इजिप्ट को अल्टीमेटम दिया कि आप व्यापार बंद नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसकी भुगतान करनी पड़ेगी। तो इजिप्ट ने कहा कि तेरे से क्या होगा, मैं बंद कर दूंगा, तेरे से जो हो वो उठा के कर ले। इसराइल ने कहा उस समय में कोई बात नहीं। फिर इसराइल ने ऐसा उस समय में तिकड़म किया कि उस समय इजिप्ट का जो राष्ट्रपति नासर था उसके बेडरूम में ये एक जासूस पहुंच गया था, यानी कि मियाँ बीबी के बीच में वो जासूस वहां पे पहुंच गया था। और वो ये इसराइल को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता था। आप सोचे कि ये किस तरीके की जो जासूसी संस्था है इसराइल के पास थी। तो उसी के अंतर्गत 1954 में उसके साथ युद्ध हुआ, और उसमें जो इजिप्ट था उसने सिनाई का जो रेगिस्तान था वो प्रदेश उसको गंवाना पड़ा, और उसके साथ साथ सुएज नहर को भी इसराइल के लिए खोलना पड़ा। तो ये जो है इजिप्ट के मुंह पर ऐसा तमाचा मारने वाला काम इसराइल ने किया था। फिर उसके बाद 1965 की बात करते हैं, वो 6 डे वॉर था। यानी कि उस दिन में क्या हुआ कि अभी का जो इसराइल है एरिया के हिसाब से उसका करीब करीब 20%, 20% भी नहीं कह सकते हम, कितना कह सकते हैं, 15%, 15% जो एरिया था उस समय में था 1965 में। फिर उस समय में क्या हुआ कि इराक जो था उसने ये इजिप्ट ने और टर्की ने सभी लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया, खास करके सीरिया ने, ये सभी लोगों ने, आसपास की जिसकी सरहद उसकी बनती है लेबनान, बैरूत वगैरह सब ने। तो अब हुआ यूं कि जब इस तरीके से सातों आसपास के सभी अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, तो इसराइल ने क्या किया कि इसराइल ने ताबड़तोड़ इटली से जो प्रमुख नासिर के उसने जो अपने देश के लिए हथियार मंगवाए थे इसराइल के सामने इस्तेमाल करने के लिए, तो इसराइल ने क्या किया कि वही इस्तेमाल जो था वो जो हथियार थे जो प्रमुख नासिर ने अपने खुद के लिए मंगवाए थे इसराइल के सामने यूज करने के लिए, इसराइल ने उसको ही मतलब तिकड़म करके उसको स्नैच कर लिया और इसराइल में ला दिया। और रणगाड़ियाँ और काफ़ी सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे उसके बेस पर इसराइल ने आसपास के सभी मुस्लिम अरब देशों को हरा दिया। और जो 15% का एरिया था वो बढ़कर करीब करीब 90 से 95% का हो चुका था। और उसी के अंतर्गत अपना जो एरिया है इसराइल ने बढ़ा दिया था। जो आज का इसराइल है वो 1965 के 6 डेज वॉर के बाद बढ़ा हुआ एरिया है। अब ये पैलेस्टाइन जो कहता है उसकी जड़ यहाँ पर है। वो लोग बोलते हैं कि इसराइल जबरदस्ती हमारी जगह पर कब्जा करके रखा है, तो वो सही नहीं है। तो उसने बहुत सारे तिकड़म किए कि वे यूएन में भी गए, सबको सभी जगह पर गए, किंतु किसी ने कोई कुछ भाव नहीं दिया। फिर उसके बाद आता है कि इसराइल इसने बहुत कंफर्म कर दिया कि हमारा जो देश है यहूदी देश है, और हमारा ये नया देश बन चुका है, उसमें से 1 इंच भी ज़मीन आपको नहीं देंगे। तो इसी से जो आज का पैलेस्टाइन है वो एकदम फुकरा गया कि उसने कहा कि हम मरेंगे किंतु आपसे हमारी ज़मीन छीन कर, हम आपसे ज़मीन छीन कर ले लेंगे। हालांकि ये जो पैलेस्टाइन है 1965 से ऐसे रो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको उसकी ज़मीन मिले, किंतु आने वाले समय में भी वो कभी नहीं मिलने वाली है। उसका कारण ये है कि
उसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले कि ये जो पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो पहले एक रेगिस्तान होता था, और मैं बात कर रहा हूँ करीब पहली सदी की। तब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। उसी समय में जो इज़राइल का जो राजा था, उस समय में वो एक छोटे छोटे कबीले थे। तो वो कबीले में वहाँ का एक डेविड करके एक राजा था यहूदियों का। तो उसी की वजह से वहाँ से पहले से ही यहूदी रहते थे, और वो क्या था कि छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, और वो कबीले जो थे वो अरब कहलाते थे। आज दिमाग में क्या आता है, अरब मतलब मुस्लिम। पहले ऐसा नहीं था। 7वीं सदी से पहले अरब मतलब एक छोटे छोटे जो झुंड होते हैं, लोग टोले में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं, वो एक ग्रुप की टोली का नाम था अरब। तो चलते चलते हुआ ऐसा कि जब 7वीं सदी में पार हुई, जब मोहम्मद का वहाँ मिडिल ईस्ट में प्रसार होने लगा, तो आसपास के कबीले वाले क्या करने लगे, जो जिसका जो यहूदी नहीं थे और जो ईश्वर की पूजा करते थे, वो लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर लिया। अब जो ओरिजिनली यहूदी थे, जो 10 कमांडमेंट्स से में मानते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साफ कर दिया, हम जो है वो कभी भी मुसलमानों की जो आक्रमण हो रहे हैं, इस्लाम को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और अपनी जमीन की जो है उसको हम डिफेंड करेंगे। किंतु जब ये सब सिलसिला हुआ करीब करीब 12वीं से 13वीं सदी तक ये चलता रहा। अब 13वीं सदी से इस इतिहास ने करवट लेना शुरू कर दिया कि 13वीं सदी में जो वहाँ का कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि टर्की का जो राजा था, उसने क्या किया कि ये जो छोटे छोटे यहूदी के कबीले होते थे उसको जीत लिया, उस पर युद्ध करके जीत लिया। तो आज जो इज़राइल का जो एरिया है वो ये ऑटोमन साम्राज्य ने जीत लिया। अब ऑटोमन साम्राज्य क्या करता था कि उसने जो वहाँ पे जितने भी ज्यूस रह रहे थे उस पर थोड़ी दया रखी और कहा कि ठीक है, आपको हम मारेंगे नहीं, किंतु आपको हमें कर देना पड़ेगा। तो वो इसी के चलते यहूदियों ने उस समय में ऑटोमन साम्राज्य को कर देना स्वीकार कर दिया, और वहाँ कुछ कबीले रह गए। यानी कि ये जो अभी बात कर रहा हूँ वो गाजा पट्टी और जो इसराइल का जो एरिया है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर धीरे 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 जब समय होने लगा कि नए 16वीं सदी जब आई, 16 से 27वीं सदी में, तो तब वहाँ के जो मुस्लिम राजा थे वहाँ के, तो उसने क्या किया कि इज़राइल का अभी के जो जो यहूदी कबीले रहते थे उसको मार मार कर भगा दिया। अब जो ऑलरेडी वहाँ के राजा जो थे और उसकी जो प्रजा थी यहूदी, वो लोगों को जब मार मार के भगा दिया तो काफ़ी लोगों ने वहाँ से निकल गए और नए नए स्थल पर जाके बसवाट किया, और काफ़ी लोग जो थे वो रण में ही ऐसे छुप छुप कर रहने लगे। तो ये इसीलिए इज़राइल जो है वो समझता है कि हम यहाँ के नेटिव लोग हैं और हमें यहाँ से भगाया गया था, और हमें 2000 साल के बाद हमारी ज़मीन वापस मिली है, तो ये नेचुरली ज़मीन हमारी है। इसलिए इज़राइल और हमास के बीच अभी 2 से 3 दिन से बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है, और इज़राइल अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए सामने वाले जो हमास के जो आतंकवादी है, या हाँ इज़राइल उसको आतंकवादी मानता है, तो उसको वो चुन चुन कर मार मार कर गिरा देता है। तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में, तभी से लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। अब दूसरी बात, हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई देखो, अगर अफगानिस्तान होता है तो अमेरिका कैसे टूट पड़ता है अफगानिस्तान पर, इराक होता है तो अमेरिका टूट पड़ता है। तो ये पैलेस्टाइन पर अमेरिका क्यों कुछ नहीं करता? उसका स्ट्रेटेजिक रीज़न ये है कि जो इज़राइल है वो मिडिल ईस्ट का सेंट्रल पावर है, मतलब सेंटर ऑफ पावर है। उसके पास जितनी पावर है उतनी पावर सेंट्रल मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास नहीं है। इसलिए वो हमेशा इज़राइल का ही सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा, चाहे अमेरिका में सरकार डेमोक्रेट की रहे या रिपब्लिकन की रहे। उसकी जो स्टैंड है वो प्रो इज़राइल की है, चाहे वो चुनाव में कितना ही एंटी सेमिटिज्म का प्रचार करे, किंतु हमेशा वहाँ पे जो सरकार है वो इज़राइल को ही सपोर्ट करेगी। अब दूसरी बात है कि टर्की
और दूसरे अरब देश, वो लोग इज़राइल की सामने खुलकर सामने क्यों नहीं आते? उसका रीज़न ये है कि जो इज़राइल है अभी भी इतनी ताकत रखता है कि उसके सामने आज के जितने भी अरब कंट्रीज है, अगर वो एक साथ भी आ जाए तो वो सभी कंट्री को चुटकी में मसल सकता है, क्योंकि इज़राइल के पास दुनिया की अद्यतन टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी जो पूरे के पूरे आसपास के जो टैंक्स और एयरक्राफ्ट होते हैं उसको हवा में ही मार कर सकते हैं, मतलब हवा में उसको मार कर गिरा सकते हैं। ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है इज़राइल के पास। ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है। तो उसी के अलावा ये जो अरब देश है वो 1965 में ये इज़राइल के हाथ का प्रसाद चख चुके थे, इसलिए अभी कोई भी अपना मुंह काला करने के लिए वहां जाता नहीं। हर एक देश ऐसा कहते हैं पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, ऐसा करते हैं। और अब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो सऊदी अरेबिया जो है वो इज़राइल को सपोर्ट करता है या नहीं? तो उसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब ऐसा तय हुआ था कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपना जो एलची है यानी कि अपने देश की एम्बेसी इसराइल में खोलेगा और इसराइल को मान्यता देगा। हालांकि इसराइल को उसने 2001 में ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया था कि जब तक इसराइल 1965 वाला जो प्रदेश है पैलेस्टाइन को नहीं देता तब तक वो उसको मतलब इसराइल को एक देश की मान्यता नहीं देगा। उसका साफ रीज़न है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कभी रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात है, पहले जितनी दोनों के रिश्ते में खटास थी आज उतनी खटास नहीं है। उसके बाद दूसरा रीज़न आता है कि टर्की, जो टर्की आजकल जो है वो दुनिया का मुस्लिम वर्ल्ड का बिग ब्रदर बनने की भूमिका में बनने की कोशिश करता है। जैसा कि अभी आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ तो उसमें एड़ी चोटी कर लगाकर अजरबैजान के पल्ले में बैठ गया था और आर्मेनिया को बहुत बड़ी करारी हार का शिकत का सामना करना पड़ा था। अब वहां पे वो कूद कर पड़ा तो यहाँ पे अभी वो उछल कूद कर रहा है, किंतु उसको अपनी औकात पता है कि अगर वो खुलकर इजराइल के सामने आया तो इजराइल इसको छोड़ेगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में इजराइल सबसे बड़ा देश था जिसने अजरबैजान को शस्त्र दिए थे। अब कभी ऐसा हो सकता है जो देश आपको शस्त्र देता है अगर वो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करता है तो आप उसके सामने युद्ध करने जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक देश को जो आपको मदद करता है उसको आपकी हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव बातें पता होती है। अगर आप उसके अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको वो जिंदा सोने नहीं देगा। तो यही रीज़न है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में अभी जो संघर्ष चल रहा है वो कभी लगता नहीं है ख़त्म होगा। उसको ख़त्म अगर करना है तो कुछ ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि वहाँ के जो लोग होते हैं पैलेस्टाइन के लोग, उसको एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि अब जो समय है उसमें कुछ भी 1965 से पहले का नहीं होने वाला है। तो ये जो आपको हवाई किले जो आपको सुना रहे हैं कुरान की शपथ लेकर, तो वो सब साइड में रख दो, वो कुछ प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक देश दुनिया में इजराइल की शक्ति को पहचानता है और कोई भी उसके सामने इजराइल की दुश्मनी मोड़ नहीं लेगा। तो दूसरी बात है कि तो पैलेस्टाइन के लिए क्या होगा? वो पैलेस्टाइन जो हाल का जो गाजा पट्टी है बस सिर्फ उसके लिए ये सब घमासान लड़ाई हो रही है। और आपके पता है कि अगर आपकी जो शक्ति है वो एक छोटे से देश किंतु जो पावरफुल कंट्री है उसके सामने टिकने वाले नहीं है, तो आपकी शान इसमें ही है कि उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, जो है उसमें खुश रहो और जो है उसको जैसा ही है उसे ऐसा बरकरार रखो। अगर आप कुछ करोगे तो वो हो सकता है आपका एरिया कम हो जाएगा किंतु आपको बहुत शिकत करनी पड़ेगी। तो बुद्धिमान लोग यही कहते हैं कि आपको हमेशा शांति के लिए समझौता करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये समझौता आपको बहुत भारी पड़ेगा, किंतु आपके दिमाग में जो कट्टरवाद की जो सोच है वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो निकाल कर अगर आप फ्रेंडली इजराइल के साथ दुरस्ता आगे बढ़ाते हैं तो
हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो विवाद है वो हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।